आप लोग हम लोग सभी प्रशांत किशोर जी का इंतज़ार कर रहे थे। वो समय आ गया तो मैं आपके सामने ज़्यादा समय ना लूँगा, लेकिन हाँ, कुछ बातें प्रशांत जी के भी नॉलेज में हैं और आप लोग सब जान ही रहे हैं कि हम लोग विचार मंच के माइक नहीं, अच्छा, तो विचार मंच के तहत खड़े हैं। जैसा कि सुस्पष्ट है कि एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। हम लोग सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जैसा हमें सूचना मिली है कि यदि मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न दे सकते हैं। प्रशांत सर से डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन हो जाएगा। जो मन में कोई लालसा है, जिज्ञासा है जानने समझने की जन स्वराज के संदर्भ में, तो आपका स्वागत है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, अपना हाथ पहले ऊपर कर दें सो डेट हमारे जो है सहयोग कर्मी आप तक पहुंच सके। कहाँ से हाथ उठ रहा है? बाएं सर, बाएं। हाथ उठा ले, पहले पता चल जाए कहाँ पे आप हैं। कोई भी मन में प्रश्न है, जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, पूछें। मेरा सवाल यह है प्रशांत किशोर जी से। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अंसारी है, मैं पत्रकार हूँ। मैं रहने वाला सीतामढ़ी से हूँ, पटना में रहता हूँ। उर्दू अखबार से जुड़ा हुआ हूँ मैं। मेरा सवाल यह है कि ये हमारा मुल्क मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं। अभी सरदस्त मतलब मैं जो महसूस करता हूँ कि जो लोग इक़्तिदार में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, MLC हैं, MLA हैं, MPs हैं, ये लोग जो है जब ये जीत के जाते हैं, सरकार बनाते हैं और इनको सरकार से जितनी सहूलतें, जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो सब हमारे टैक्स से पे होते हैं। इन्हें तनख्वाह भी मिलती है। अगर वो थोड़े दिनों के लिए, महीना 2 महीना के लिए अगर हलफ ले लें और वो अब MP बन जाए, MLA बन जाए, तो उन्हें जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलती है। और उनके लिए कोई ये इसके MP MLA बनने के लिए उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग बन के जा रहे हैं, जिंदगी भर सुविधा उठा रहे हैं, उनको रेलवे का पास मिलता है, उन्हें बिजली मिलती है, उन्हें टेलीफोन का खर्चा मिलता है, उन्हें ऑफिस के लिए मिलता है, उनके लिए उन्हें कर्मचारी मिलते हैं। तो आम आदमी पढ़ता है, BA करता है, MA करता है, पर उसके बाद वो कंपटीशन करके वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वही जमीन पर रहता है, परेशान रहता है। तो मैं ये सवाल है मेरा कि आप अगर सत्ता में आते हैं, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? आप क्या करेंगे? MPs MLAs की तनख्वाह खत्म करेंगे, पेंशन खत्म करेंगे या क्या करेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रश्नकर्ता से विनम्र अनुरोध करूंगा कि प्रश्न संक्षिप्त में करें, सीधा करें। जी, अगला प्रश्न। सर को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद कुमार है और मैं TPS कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। क्योंकि सर से मैं डायरेक्ट रूबरू होना, सर से मैं 2 साल पहले से जुड़ा हूँ। पदयात्रा के क्रम में ही सर से मिला भी और कई मुद्दों पर बातचीत भी होती थी, 1-2 बार मौका मिला। और उस समय दल के रूप में जन स्वराज परिणत नहीं हो रहा था, एक यात्रा के रूप में था, एक विचारधारा। चूंकि सर का एक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है सोसाइटी में, चूंकि मैं एक बौद्धिक विचारों से जुड़ा हुआ हूँ और एक बौद्धिक विचार होते रहता है हमारे कॉलेज संस्थान में, तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है सर के बारे में। चूंकि सर एक रणनीतिकार है, दल बनने से पहले सर का कई दलों के साथ संबंध रहा, सर ने कई दलों के साथ चुनाव प्रचार किया और उन्हें जिताने का काम किया। तो सर की अपनी क्या विचारधारा है, इस संबंध में अक्सर सवाल पूछा जाता है। चूंकि मैं तो जुड़ा हुआ हूं और आज मैं यहाँ हूं, इसका मतलब है मैं इस दल का समर्थक हूं, कहीं ना कहीं मैं इससे प्रभावित हूं। क्योंकि हाँ, प्रश्न मैं खत्म करता हूं। तो सर का जो एक विचारधारा है, इसको आम जन के बीच एक कॉन्सेप्ट बना हुआ कि सर एक रणनीतिकार हैं, तो कैसे लोग सर पे विश्वास करें कि सर उन लोगों के बीच ही रह के समाज या बिहार के उद्धार का काम करेंगे और दल की तरह, चाहे वो केजरीवाल की तरह हो, दिल्ली में जो कांड हुआ वैसा नहीं करेंगे। इसकी क्या सियोरिटी होगी सर, ये कैसे स्पष्ट करेंगे? धन्यवाद। हेलो, मैं लखीसराय से सुरहा प्रखंड से संवाद मित्र साथी। हम जानना चाहते हैं कि आज अभी तक जो चल रहा था, बाद में अभी जो पार्टी बनाएंगे तो आपका क्या क्या प्रक्रिया रहेगा? हमसे लोग जब पूछता है तो हम
नहीं बता पाते हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या क्या करें। धन्यवाद सर। हेलो, मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि आप जब सत्ता में आएंगे तो नशाबंदी जारी रहेगा या नशाबंदी खत्म होगा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नमस्कार प्रशांत जी, हॉल में सभी उपस्थित लोगों को मेरा और शांति नमस्कार। बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें, धैर्य रखें, शांति। मेरा नाम प्रमिला है, मेरा नाम प्रमिला है और मैं मूल रूप से निवासी हूँ सिवान जिला की, परंतु मैं लगभग 20-22 साल से घरेलू हिंसा से, महिला संरक्षण अधिनियम और महिला हेल्पलाइन से जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर आपके आने से पहले काफ़ी मुद्दों पर बात हुई, एजुकेशन पे बात हुआ, हेल्थ पे बात हुआ, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुआ। जरूरी नहीं है कि जो मुद्दा नहीं उठाया वो सेंसिटिव नहीं होगा, लेकिन अभी जो हालिया दौर चल रहा है महिला सुरक्षा को लेकर के, हमें लगता है कि यहाँ पर भले ही महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन हम किसी महिला से जुड़े नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सो मेरा सीधा सवाल है और बिल्कुल स्पष्ट कि हम महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कोई ऐसा विधेयक या फिर कुछ भी ऐसा सोच, ऐसा विचार, चूंकि आज का हमारा विचार मंच इसका है, मैं बहुत सीधी बात और बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो अत्याचार और अंतहीन घिनौनी हरकतें होती आ रही है, क्या हम इसके खिलाफ बहुत मजबूत कोई कदम बनाएंगे? That's it. जी, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत मार्मिक और समसामयिक। सर, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। हाँ। मैं फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिलाध्यक्ष 11 साल से दरभंगा जिला का था और संजय राय भैया से बहुत प्रभावित होकर, आपसे सर बहुत प्रभावित होकर मैं जनसुराज ज्वाइन किया। सर से मैं पूछना चाहता हूँ, सर आपके ऊपर नौजवानों का काफी भरोसा है, नौजवानों का पलायन, सर जब विधानसभा की चुनाव जो होगी तो नौजवानों को आप कितना लाभ देंगे, ये मेरा क्वेश्चन है सर से। धन्यवाद सर। हाँ हेलो, हाँ मैंने हाँ ध्यान में मेरा प्रश्न है, जैसे मैम ने जो सवाल उठा है कि महिलाओं के प्रति अत्याचार लगातार घिनौनी हरकतें होती रही हैं। दूसरा मेरी ओर से है कि भ्रष्टाचार, शिक्षा से जिसका कोई लगाव नहीं दिखता है, शिक्षित है, IAS IPS है, लेकिन भ्रष्टाचार में आलिप्त हैं और ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। तो मेरे विचार से शायद शिक्षा, मैं भी शिक्षा से जुड़ा हूँ, मैं प्रोफेसर पद से अभी अवकाश प्राप्त किया हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट LS कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो मेरा यह है कि शिक्षा कुछ ऐसी होनी चाहिए प्रारंभिक विद्यालयों से कि नैतिकता, मूल्यों के प्रति उनका आग्रह यह कैसे विकसित हो, कैसे मानव का निर्माण, उनके विचारों के निर्माण, मानव में संवेदनाओं का विकास, ऐसे विद्यार्थी बने, ऐसा हमारा समाज बने तो जिसमें संवेदना हो, जिसमें कुछ नैतिक मूल्यों के प्रति उनका आरोपण हो। यह कैसे हो, ऐसी कैसे यह शिक्षा व्यवस्था में लाई जाएगी, कैसे? शुक्रिया, शुक्रिया जी जी, मैं ज्ञानचंद्र थोड़ा शांति बनाए रखें ताकि अच्छा परिचर्चा कर सके हम लोग, जरूरी है, ये आवश्यक है। जी, मैं ज्ञानचंद्र भारद्वाज, जिला बेगूसराय, प्रखंड भगवानपुर, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में मैं लॉयर हूँ और रूपेश जी जो जमुई के हैं उनके माध्यम से मैं जुड़ा हूँ। हमारा बहुत छोटा सा सवाल है कि प्रशांत जी, सारी चीज़ों का जो मूल है कि आपकी जो पार्टी होगी, जो हमारा संविधान कहता है सोशलिस्टिक फॉर्म, और ये दरअसल ये कैपिटलिस्टिक फॉर्म में सारी बातें हो रही हैं। तो आपका सोशलिस्टिक फॉर्म का मतलब क्या होगा? एक दूसरा कि आपकी पार्टी का डेमोक्रेटाइजेशन सोशल लेवल पर फ्रॉम विलेज टू अप लेवल, उसमें आपका प्रारूप क्या होगा? साथ ही थोड़ा सा चूंकि लीगल हूँ इसलिए मैं उस ऑर्डर कि पीपुल्स प्रोसिक्यूशन को अभी तक जस्टिस सिस्टम से अलग किया गया है। सभी लोग जो हैं राजनीतिक दल के आते हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो भी अत्याचार, जो नए ड्रैकोनियन कानून बने हैं, इसमें पुलिस और न्यायपालिका दोनों का गठजोड़ हुआ। आने वाले समयों में
जो है जनता पर संकट पड़ने वाले हैं, चूंकि पीपुल्स प्रोसिक्यूशन को टोटल निकाल दिया गया है। तो इस पर भी आपका हम विचार सुनना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूं और ऑफिसर्स मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ हूं। अभी भी तक अनेक सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूं। मेरा जो प्रश्न है माननीय पीके सर से कि मैंने देखा क्या कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय में जो भी स्वतंत्रता सेनानी आए, उस समय का जो लीडरशिप था, तो लीडरशिप की जो एचआर थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छा था। ये डिटोरेशन होते गया है और अभी इतना जो है, अभी जो लीडरशिप जो देश को चला रहा है वो इतना पुअर है कि उसको सुधारने के लिए आपका क्या विजन है? क्योंकि अभी जो एचआर के पुअर होने के कारण जो है, जो मर्डर है, जो रेपिस्ट है, वही जाके नेतृत्व करते हैं, देश को जो है के बारे में निर्णय लेते हैं। इस संबंध में आपका क्या विजन है, मैं जानना चाहूंगा। धन्यवाद। हेलो, जी, मैं 50 साल का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं प्रशांत जी। उदय शंकर मेरा नाम है, संविधान सभा के हम सदस्य हैं नवादा जिला के। हम 74 आंदोलन में हम 4 भाई और पिताजी जेल गए थे। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट थे। उस आंदोलन के बाद भी जनता को कुछ मिल नहीं सका। जनता की मूल समस्या थी पढ़ाई, दवाई, कमाई, किसानी में कोई सुधार नहीं हुआ। हम सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। हम मैट्रिक पास करने के बाद तय किए थे कि हम जीवन भर सामाजिक काम करेंगे और एमए 81 में किए भागलपुर यूनिवर्सिटी से। लगातार हम सामाजिक काम करते रहे। हुआ या उस समय नारा था, राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। परिणाम ये हुआ कि 50 साल में गली गली में प्राइवेट स्कूल खुल गया। जिस समय 1-2 जिला में, जिस जिले में नवादा जिला के कन्हाई स्कूल से मैं पढ़ता था, उस समय हाई स्कूल सबसे अच्छा उस जिला में था। आज ये दुर्गति है कि कोई भी सरकारी स्कूल और महाविद्यालय नहीं चल पा रहा। दूसरा आंदोलन हमने बीपी सिंह के नेतृत्व में किया था, राजा नहीं फकीर है, यह देश का तकदीर है। उस आंदोलन का भी परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी हम कार्य करता रहे, उसका भी परिणाम अच्छा नहीं हुआ। आपसे बहुत आशा है, अगर आप डेमोक्रेसी, पार्टी में डेमोक्रेसी के साथ काम करेंगे, निश्चित भारत में आपके जैसा पुरुषार्थी निश्चित भारत में परिवर्तन लाएगा, ये मेरा विश्वास है। जी, हम मनोज कुमार झा, मिथिलांचल हृदय स्थले मधुबनी जिला पंडौल प्रखंड से और मिथिलांचल के धरा धरती से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के अभिनंदन करे छियै। प्रश्न के जो बात है, ऐसा है, आप अपने आप को प्रबुद्ध जन बता रहे हैं, आधा घंटा शांति से बैठ नहीं सकते हैं और प्रबुद्ध आए हैं देश को सुधारने। कम से कम शांति से बैठिए और 2-3 और सवाल लेंगे, उसके बाद उसका जवाब देंगे। नहीं तो महिला जैसे पीछे से चिल्ला रही थी कि भुला जाइएगा, भुलाएंगे नहीं, घबराइए नहीं, इतना कमजोर दिमाग के नहीं है। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देंगे, लेकिन आप धैर्य रख के, भाई जिसको जगह नहीं है तो खड़ा हो जाइए, नहीं तो बाहर बैठ के सुनिए। इतना आतुरता, ये 2020 के जमाना में व्हाट्सएप देख के ही पूरा प्रबुद्ध आप बने हैं। किताब कॉपी से तो नाता रहा नहीं, गैस पेपर पढ़ के व्हाट्सएप से ही प्रबुद्ध बन के घोषित किए जा रहे हैं। आए हैं और सोच रहे हैं प्रशांत किशोर कोई घुट्टी पिलाए, अब बस जाके ठीक हो जाए सर। आप आए हैं इसलिए आपके साथ बैठे हैं कि आप 2 घंटा समय निकालिए, आपकी बात से कुछ हम भी सीखेंगे। हमारा जो अनुभव है उसका भी आप लाभ उठाइए। उसके संदर्भ में अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। अगर सब सुनने समझने के बाद लगे कि नहीं ये समाज में एक प्रयास है जिसमें हमको कंधा लगाना चाहिए, तो कंधा लगाइएगा, न लगे तो जहां चल रहा है जिंदगी वैसे चलाइए। महोदय, हम मनोज कुमार झा, मधुबनी जिला, अपने से निवेदन करब और प्रश्न करना चाहब जे मिथिलांचल सन 1990 ईस्वी तक आज तक शोषित होते लिए, वो इंडस्ट्रीज के मामला हो या किसान के मामला हो, वो बाढ़ के मामला हो, वो सुखाड़ के मामला हो, हर एक क्षेत्र में खासकर मिथिलांचल हमर चीनी मिल के लऽ कऽ बहुत बेसी समृद्ध छल, जे 1990 ईस्वी से जे बंद भेलै से आज धरि बंद छै। सवाल
तो अपने के जो शासन सत्ता है तय क्रम में की मिथिलांचल के तरफ अपने के दिशा रहते यह कामना है। नमस्कार सभी पांच और सवाल लेंगे। नमस्कार सभी जनसुराजियों, साथियों और भाइयों और बहनों के। मेरा नाम मैमून निशा है। मैं सवाल नहीं पूछूंगी, मैं अपना प्रस्ताव रख रही हूँ। मेरा नाम मैमून निशा है और मैं सारण जिला के प्रखंड दिघवाड़ा की हूँ। और मैं यही जानती हूँ कि प्रशांत किशोर, आदरणीय प्रशांत किशोर की बातों से मुझे हौसला आती है, मुझे वो जोश आती है। मैं किसी को बैसाखी की बनना नहीं चाहती हूँ, मैं अपना बल पे चलना चाहती हूँ और मैं अपना अंदर वो रखना चाहती हूँ कि अपने बल पे आगे बढ़ाएं और प्रशांत किशोर जी के कदम से कदम मिलाकर जनसुराज को आगे बढ़ाएं। जय बिहार, जय जनसुराज। मैं गली गली में भी सभी लोग को यही बात बताती हूँ कि अपना बिहार आगे बढ़ाना है तो शिक्षित बनना जरूरी है, रोजगार ले आना जरूरी है, क्योंकि लंदन की तरह मुझे बिहार को बनाना ही जरूरी सही मानना जानती हूँ। मेरा नाम मैमून निशा है। जय बिहार। सवाल पूछें, कृपया सवाल पूछें। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। मेरा सवाल है कि जन सुराज विचार मंच जो है दल बनने के बाद या जन सुराज के सत्ता में आने के बाद यह मंच राजनीतिक हो गया या गैर राजनीतिक? यह सवाल मेरा इसलिए है कि पत्रकार हमेशा निष्पक्ष और प्रतिपक्ष की भूमिका में रहता है, तो इससे ज्यादा अभी बुद्धिजीवी मंच में लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी भूमिका वही रहेगी या बदलेगी? सर, मैं देवानंद सिंह ये जानना चाहता हूं कि जब 2 अक्टूबर के बाद जन सुराज पार्टी बनेगी तो वैसे लोगों का कहां जगह मिलेगा जो किन्हीं पार्टी में जगह नहीं मिल रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो जन सुराज के तरफ देखेंगे। तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा सर? क्या क्राइटेरिया होगा? कैसे कैसे लोग आएंगे? चलिए, अब आप जिसका सवाल रह गया, अब भैया माइक ले। आप मास्टर साहब, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? पूछिए। सबको प्रणाम। मैं इस जनसुराज विचार मंच के माध्यम से अपने माननीय प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूं कि जो सदस्य जनसुराज में स्टार्टिंग से लगे हुए हैं और कुछ ऐसे सदस्य हैं या नेता हैं जो आज आ गए, तो उस पुराने सदस्य और आज के जो जुड़ रहे हैं उन दोनों की दावेदारी में क्या अंतर रहेगा? ठीक, बस यही मेरा प्रश्न है सर। ठीक है, अब जिसका सवाल है जवाब देने के बाद फिर पूछ लीजिएगा। अब शांति से बैठ जाइए, अभी पूछेंगे ही भाई। दीजिए इनको माइक दीजिए। जी ऐसा ही पूछिए सर, आपके आवाज में सर, मेरा एक सवाल है। हमारे बिहार में जितनी भी जनसंख्या है उसमें 10% लोग नौकरी पेशा है, 10% लोग गलत डाटा है। 2% आदमी है। अच्छा, 2% हो, हमारे बहुत कम है। जो भी हो, परसेंटेज की बात मैंने, लेकिन सबसे ज्यादा ये किसान हमारे जिनकी 80% है, लेकिन आज तक वो भी गलत है। बैठिए, जो भी परसेंटेज हो, बैठिए। हम परसेंटेज की बात नहीं करते हैं, ठीक है हमारा। लेकिन हम एक चीज प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। आज परसेंटेज सुनिए भाई, परसेंटेज जो भी हो, हम कोई डाकना नहीं, लेकिन हमारा पहला प्रश्न है कि जब आपका सुराज, हमारे महात्मा गांधी जी का एक बड़ा सपना था कि हम एक स्वराज की स्थापना करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिंह है, मैं गोपालगंज जिले से बिलोंग करता हूं। क्या करते हैं? और हम जो है वहां पर हमारा एक किसानों का गोपालगंज किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हमारा एफपीओ है, जिसमें हजारों किसान हमारे साथ जुड़े रहे हैं। ठीक, किसानों की समस्या सर आपको पास रखना चाहता हूँ। बहुत किसान की समस्या सुन रही, आप बताइए। तो अगर आप सत्ता में सर मेरा ही चाहिए, अगर आप सत्ता में आते हैं तो किसानों के लिए क्या कोई कमीशन की स्थापना आप करेंगे? नहीं करेंगे। बैठिए, बैठिए, नहीं करेंगे। बैठिए, क्या करेंगे बताएंगे। बैठिए, बैठिए।
सबका धन्यवाद, आप समय निकाल कर आए हैं। देखिए आपकी दुर्दशा, ये बिहार का अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाला वर्ग है। हमारे साथियों के द्वारा आपको चयनित भी किया गया है, चिन्हित किया गया है, चयनित तो नहीं है, चिन्हित किया गया है कि आप समाज के प्रबुद्ध लोग हैं। आपके कंधों पर विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर समाज सही रास्ते पर रहे, इसकी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी आप जैसे लोगों के कंधों पर होनी चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि भैया बिहार में सुधार कैसे होगा, कोई किसान की समस्या बता रहा है, महिला अपनी सुरक्षा की बात कर रही थी, पीछे से खड़ा होकर कोई युवा बोला हमारी भागीदारी कितनी होगी। मेरे भाई, बिहार की जो दुर्दशा है और आप जैसे लोग, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, हम जैसे लोगों के लिए, ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। तो बिहार में जो अपने आप को प्रबुद्ध जन कहता है, ताली मत बजाइए, आपके लिए ये सही बात लिखी गई है कि अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार में जितने प्रबुद्ध लोग हैं, ये समझता है हम इतना प्रबुद्ध हैं, हमको राजनीति से क्या लेना देना है, हम तो सबसे ऊपर हैं। तो आप या तो ड्राइंग रूम में बैठ के भाषण करते हैं, गपियाते हैं, या कभी कभी अपने दोस्तों मित्रों के साथ बैठ के चर्चा करते हैं, या तो समाज ने आपको ढकेल के राजनीति से बाहर कर लिया, या आप खुद से ही राजनीति से अलग हो गए। नतीजा ये हुआ कि पिछले 30-40 सालों में, साहब सज्जन ने बताया, आजादी से पहले बढ़िया नेता लोग होते थे। तो भाई मेरे, पिछले 30-40 सालों में जितने समझदार, पढ़े लिखे, अच्छे लोग हैं, वो राजनीति से किनारे हो गए या कर दिए गए। तो बचा जितना लंपट, बदमाश, माफिया, वही राजा बनकर आप पर, हम पर शासन कर रहा है। और प्रबुद्ध आदमी बैठ के चर्चा कर रहा है, सुधरेगा कैसे, इस सुधार काहे नहीं रहा है। अरे भाई, शराब का माफिया अगर आपका मंत्री बनेगा तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा नहीं, शराब का धंधा ही कराएगा। अगर आपने बालू माफिया को अपना वित्त मंत्री बनाया है तो पहले लूटेगा, आपकी चिंता नहीं करेगा। देखिए आपकी हमारी दुर्दशा, हमने आपने गलत आदमी को अपना राजा बना दिया, उसके बाद बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि आदमी गलती क्यों कर रहा है, और अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे। इसीलिए ये मंच की स्थापना की गई है कि कम से कम जो विचार के स्तर पर, थोड़ा बहुत आचार और व्यवहार के स्तर पर भी जिनमें थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत समझ रह गया है, कुछ करने का जज्बा बच गया है, उनको इकट्ठा किया जाए। पीछे किसी ने पूछा विचार मंच की भूमिका क्या होगी। आपकी भूमिका चुनाव में ज्यादा नहीं है, पार्टी बनाने में आपकी भूमिका नहीं है, आपकी भूमिका चुनाव के बाद है, जिसकी नींव अभी रखी जा रही है कि कल होकर आप जीत कर आ भी जाएं तो आप अताताई ना हो जाएं, समाज से विमुख ना हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि जो विचारवान व्यक्ति हैं वो इससे जुड़े रहें, और जो व्यवस्था बने उसमें आप जैसे सज्जनों का, आप जैसे लोगों के अच्छे विचारों का समावेश सरकार के बनने और उसके चलने में समाहित रहे। इसलिए आप जैसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। ये जन सुराज के पूरे परिवार में विचार मंच संख्या के हिसाब से कोई बहुत बड़ा नहीं है, सारी बैठकें बापू सभागार में हुई है। विचार मंच का बैठक ये छोटे कमरे में हो रहा है क्योंकि ये छोटा वर्ग है संख्या के नजरिए से, लेकिन समाज में अगर आप चाहें तो आपका प्रभाव बहुत बड़ा है, अगर आप चाहें तो। लेकिन आपका अपना जो सोच है, आप लोग ऐसे हैं, किसी ने खड़ा होकर पहले सवाल पूछा कि हम तो आपसे जुड़े हुए हैं, कैसे भरोसा करें कि आप हमको धोखा नहीं दीजिएगा। ये देखिए विचारवानों का प्रश्न है। अगर हमको आपको धोखा देना है तो खड़ा होकर कहेंगे कि हम आपको धोखा देने वाले हैं। इस सवाल का न सर है न पैर है।
लोग पूछता है आप पर कैसे भरोसा करें, आप धोखा नहीं न दीजिएगा। मान लीजिए कि हमको धोखा देना है, तो हम इतना बेवकूफ है कि खड़ा होकर कहेंगे कि धोखा देंगे? अरे भाई, सब आदमी खड़ा होकर यही कहेगा कि नहीं, हम धोखा नहीं देंगे। इसीलिए आपको ये बताया गया है कि जब शब्दों पर आपको भरोसा न हो तो कथनी को नहीं, करनी को देखिए। हम जो कह रहे हैं उसके आधार पर निर्णय मत लीजिए, जो हम कर रहे हैं उसको देखिए, समझिए, अपने अनुभव के कसौटी पर कसिए और ठीक लगे तब जुड़िए। हमारे कहने को तो हम हमेशा यही कहेंगे कि हम अच्छा ही करेंगे। दूसरी बात, जिनके मन में ये बात है कि भाई अगर पहले के प्रयासों से फायदा नहीं हुआ तो ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही सवाल है। तो आप डॉक्टर के पास कभी गए होंगे जीवन में, कोई आपका बच्चा अगर बीमार पड़ गया, भगवान ना करे किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई उसको लाइलाज बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास आप जाते हैं और एक दवा है जिस पर एक्सपायरी लिखा हुआ है, ये दवा का एक्सपायरी डेट होता है, दवा खत्म हो गया, उसका कोई लाभ नहीं है। और डॉक्टर साहब बताते हैं कि जो दवा अभी तक हम कर रहे थे वो तो एक्सपायर्ड है, उसका कोई अब लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन एक दवा मार्केट में अभी आया है, अभी ट्रायल में चल रहा है, गारंटी नहीं है कि लगाएंगे तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो हम आपके बच्चे को देकर देख सकते हैं, संभव है 50% शायद काम कर जाए। तो आप क्या कहिएगा, जो दवा फेल हो गया उसको दीजिएगा, कि जो नई दवा बाजार में आई है जिसमें 50% काम करने की संभावना है उसको दीजिएगा? तो भैया जो पहले से दल यहाँ है वो सब एक्सपायर्ड फेल दल है। जन स्वराज जो आप बना रहे हैं इसमें 5% हो सही हो, लेकिन 5% तो संभावना है कि शायद ठीक हो जाए। तो निर्णय आपको करना है कि 100% फेल वाले के साथ रहना है, कि जिस सब में 5-10% संभावना है वहीं। हम 100% संभावना की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 5% भी संभावना है तो बिहार के हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए। क्यों? आपके पास पहले से विकल्प जो है वो तो सब जीरो है। अरे किसी दूसरे राज्य में अगर कोई नया प्रयास होता तो एक बार को जनता ये सोचती कि जो पहले से चल रहा है इससे अच्छा कोई होगा कि नहीं। बिहार में तो इतना गर्त में है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो जो विकल्प मिल रहा है इससे तो बढ़िया होगा जो पहले से 30 बरस से चल रहा है। तो इस पर दिमाग मत लगाइए कि इसमें कितना सफलता मिलेगी। सफलता उसमें उतनी ही मिलेगी जितना समाज ईमानदारी से इस सफलता को के पीछे अपनी ताकत और बुद्धि लगाएगा। प्रशांत किशोर के कहने से कुछ नहीं होगा। आप फिर देखिए जितने प्रबुद्ध लोग हैं, ज्यादातर लोगों ने सवाल किया आपका दल, आप अपने दल में हिस्सेदारी कितना दीजिएगा, पुराना कार्यकर्ता नया कार्यकर्ता को कैसे कीजिएगा, महिला के सुरक्षा के लिए क्या कीजिएगा। अरे भाई हमारा तो कोई दल ही नहीं है। आपकी मानसिक गुलामी का असर देखिए। आपको ये विश्वास ही नहीं है कि कोई ऐसा दल बन सकता है जो किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक जाति विशेष का नहीं, बिहार के लोगों का दल है। 2 तारीख को जब दल बनेगा तो प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उसका नेतृत्व प्रशांत किशोर नहीं करेंगे। वो बिहार के वो सारे लोग जो ये नई व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, वो लोग मिलकर दल बना रहे हैं और मिलकर ही उसका संविधान, उसका नेतृत्व तय करेंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है? प्रशांत किशोर की 2 भूमिका है। एक भूमिका जो हमने तय की हुई है पहले से, समाज को जगाने समझाने का काम। आप चाहे जितना बड़ा दल बना लीजिए, जितना एजुकेशन के लिए, उद्योग के लिए, कृषि के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए कार्यक्रम बना लीजिए, वो कार्यक्रम तब न लागू कीजिएगा जब समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके वोट करेगा तब ना आपका ज्ञान काम में आएगा। तो हमारी पहली जवाबदेही है कि गांव-गांव में जाकर जो 2 साल से कर रहे हैं वो आगे भी वैसे ही करते रहे। अभी आपसे मुखातिब हैं,
अभी हम 6 बजे सुबह पहुंचे हैं, दिन रात कल पूरा दिन सुपौल में पैदल चल के रात में गाड़ी से यहाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए। यहाँ खत्म करेंगे फिर जाकर पैदल ही चलेंगे। तो 2 अक्टूबर को दल बनेगा। 2 अक्टूबर के बाद भी प्रशांत किशोर जो पहले कर रहे थे वही करेंगे, पैदल ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि दल बन गया तो अब हम पटना में बैठ के दल चलाने लगेंगे। दल को वो लोग चलाएंगे जिनको सब लोग मिलकर चुनेगा। दल का जो नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व चुना जाएगा, वो लोग दल चलाएंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका ये है कि बिहार में गांव-गांव जाकर लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि क्या करने से उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। जो काम हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं वही काम हम 2 अक्टूबर के बाद भी करेंगे। जिस दिन वोट हो रहा होगा, इसको भी नोट कर लीजिए, जिस दिन 25 में वोट भी हो रहा होगा उस दिन भी प्रशांत किशोर वोट नहीं मांगेंगे। गांव में चल रहे हैं, गांव में चलते ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। दूसरी हमारी भूमिका ये है कि 2 अक्टूबर को दल बन गया तो बहुत लोगों का ये मानना है भैया बिना आपके तो होगा नहीं। हमारी पहचान क्या है कि भाई ये किसी दल को, नेता को सलाह देते हैं और वो आदमी, वो दल चुनाव जीत जाता है। तो बिहार में अभी क्या है, दल नहीं है, तो 2 तारीख को दल बन जाएगा और प्रशांत किशोर 2 तारीख के बाद उस दल के रणनीतिकार हो जाएंगे। अब उस दल को चुनाव लड़ाने का जिम्मा, ठेका जो है वो प्रशांत किशोर ने ले लिया। तो हमारी भूमिका 2 है, समाज के स्तर पर लोगों को जगाना, समझाना, और वो निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको हम सहभागी बनाना चाहते हैं। वो एक निरंतर प्रक्रिया है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आज भी 2 बरस से चल रहे हैं, जरूरत पड़ेगी आगे 5 बरस भी चलेंगे, 6 बरस भी चलेंगे। जब तक बिहार की जनता के मन पर जमा हुआ काई साफ नहीं होता है तब तक ये प्रयास जारी रखेंगे। दूसरा, जब राजनीतिक संगठन बन गया तो राजनीतिक संगठन किसी भी दूसरे दल के मुकाबले व्यवस्था से, राजनीतिक सोच से, प्रबंधन से, चुनाव लड़ने के तरीके में किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए उस दल के राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका भी प्रशांत किशोर की होगी। और आप ये निश्चित जानिए कि अगर जदयू जैसे दल को हम सुझाव देकर जितवा सकते हैं, ममता बनर्जी को जितवा सकते हैं, तो जन सुराज भी हारेगा नहीं। बहुत आदमी कह रहा है कि खुद चुनाव जीतना और दूसरे को चुनाव जितवाने में फर्क है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे लोग कहता है कि अरे तो अरविंद केजरीवाल को जिताए हैं, ममता को जिताए हैं, स्टालिन को जिताए हैं, जगन को जिताए हैं, यहाँ तो अपने जीतना है, अपने हमको यहाँ भी नहीं जीतना है। वहां पर टीएमसी को जिताए हैं, बिहार में जदयू को जिताए थे, दिल्ली में आपको जिताए होंगे, तमिलनाडु में डीएमके को जिताए होंगे, बिहार में जन सुराज को जिताएंगे। उसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। फर्क तो आपके दिमाग में है। पहले भी दल को सुझाव दे रहे थे, अभी भी दल को सुझाव दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। अब आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई जन सुराज कैसे बिहार को सुधारेगा, वो महत्वपूर्ण सवाल है। किसी ने शुरू किया, भाई साहब हमारे संविधान सभा में जुड़े हुए हैं, इनका सवाल ठीक है कि हम इस आंदोलन में जुड़े, अन्ना के आंदोलन में जुड़े, बीपी सिंह के आंदोलन में जुड़े, किसी से फायदा नहीं हुआ तो जन सुराज से कैसे फायदा होगा? बात तो ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का सवाल उठाते हैं। मेरे भाई, मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। प्रशांत किशोर का, जन सुराज का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। पिछले 2 बरस में हमने कोई आंदोलन नहीं किया है, हम धरने पर नहीं बैठे हैं, ऑफिस का घेराव नहीं किए हैं, बंद धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं, गांधी मैदान को नहीं भरे हैं, किसी का मदद नहीं किए हैं, किसी का विरोध नहीं किए हैं। चुपचाप खाली गांव में 10, 15, 20 आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं। आंदोलनों में हमारा यकीन नहीं है। क्यों नहीं है? मानव सभ्यता के इतिहास को आप जाकर पढ़िए। बिहार में नहीं, देश में नहीं,
पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो दुनिया में आज तक किसी भी आंदोलन से सृजन का, समाज के सृजन का कोई काम नहीं हुआ है। आंदोलन सृजन का हथियार है ही नहीं, ये आपके मन में भ्रम है। आंदोलन तेज हथियार जैसा है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, उससे पौधे को पेड़ नहीं बना सकते। लोग कहता है बिहार में कि जेपी का आंदोलन हुआ उससे नहीं सुधरा। अरे आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, आप जेल गए, आपने उसको पढ़ा नहीं। जेपी के आंदोलन में आपके त्याग में इतनी ताकत थी कि इंदिरा जी की सत्ता खत्म हो गई, इंदिरा जी को सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन उस आंदोलन में बिहार के सृजन का, बिहार के समाज को बनाने का कोई विजन, कोई प्रयास नहीं किया गया था। अन्ना के आंदोलन से यूपीए सरकार हट गई, नई सरकार नहीं बन सकती है। तो ये ध्रुव सत्य जान लीजिए, पूरे दुनिया में किसी भी आंदोलन से समाज का सृजन नहीं हो सकता है। तो जन सुराज आंदोलन नहीं है, ये नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए नहीं है, ये लालू जी को सत्ता से रोकने के लिए नहीं है, ये बिहार में नई व्यवस्था बनाने का प्रयास है जिसमें धीरज चाहिए। 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस का प्रयास लगेगा, ये एक दिन में धरना प्रदर्शन करने से नहीं होगा। बिहार का पतन किसी आंदोलन से नहीं हुआ है और इसका सृजन भी किसी आंदोलन से नहीं हो सकता है। बहुत आंदोलन कीजिएगा, गांधी मैदान भर दीजिएगा, नीतीश कुमार हट जाएंगे, उसके जगह आप बैठ जाइएगा, हम बैठ जाएंगे, उससे क्या होगा? उससे बिहार सुधर जाएगा? सारा बिहार अगले दिन ईमानदार हो जाएगा। हम गांव में जाते हैं, जो आदमी सबसे पहले हल्ला करता है कि भैया बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, हम हर सभा में कहते हैं कि 2 बरस पहले मुखिया के चुनाव में 500 रुपया लेकर वोट दिया आपने, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिया आपने, 2 पाउच पर वोट का सौदा किया आपने, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। आप बताइए भला कैसे सुधार दीजिएगा? प्रशांत किशोर बैठे कि आप बैठ जाइए? बिहार तब सुधरेगा जब समाज में कम से कम 2-3% लोग, ज्यादा नहीं, साइंस बताता है कि अगर 2% लोग, समाज में 2% लोग बदलाव के लिए समुचित तौर पर ईमानदारी से तैयार हो जाएं तो कितने से बड़ा परिवर्तन भी लाया जा सकता है। सिर्फ 2% लोग चाहिए, उतना आदमी भी नहीं मिल रहा है। बिहार में 2% आदमी मतलब कितना होगा? 25 लाख। 25 लाख लोग अगर बिहार में संकल्पित हो जाए तो बिहार में परिवर्तन नहीं आएगा। 2% लोग, ये पूरे दुनिया का विज्ञान बताता है कि समाज में परिवर्तन और सृजन लाना है तो 2% लोगों को कम से कम तैयार होना है। तो जन स्वराज अभियान में ये प्रयास है कि गांव-गांव जाकर कम से कम 100 में 1-2 ऐसा आदमी जरूर निकले जो कि ईमानदारी से इस व्यवस्था को सुधारने में कंधा लगाना चाहता है। और उस नजरिए से आप जैसे विचारवान लोगों का योगदान है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को जोड़ने में, चिन्हित करने में, उनको सक्रिय करने में हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरा किसी ने सवाल, जो 3 सवाल आपके मन में है जो मैं आपने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। आखिर प्रबुद्धों की जो भागीदारी है वो राजनीति में है क्यों नहीं? वो 3 वजह से नहीं है। ज्यादातर लोग बिहार में ऐसा समझते हैं, या आपको समझा दिया गया है कि अगर राजनीति आपको करनी है तो आपके पास जाति की संख्या होनी चाहिए, आपके जाति के बहुत लोग रहने चाहिए। दूसरा बताया जाता है कि आपके पास बहुत पैसा, धन होना चाहिए। तीसरा, कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास बाहुबल होना चाहिए। बिहार में बाहुबलियों की बहुत चलती है। अब इन तीनों प्रश्नों के इस मिथ को आप समझिए, ये मिथ पहले बनाया क्यों गया है, और फिर इन तीनों का आपको जवाब भी देंगे और आपको समझ में आएगा कि तीनों फर्जी बात है। आप लोग कहते हैं कि बिहार में भैया बाहुबल के बगैर काम नहीं होगा।
कोई साधारण मुखिया का भी चुनाव लड़ता है, आप में से कोई लोग सामाजिक एक्टिविस्ट हो गए तो कहता है भैया जान पर बहुत खतरा है। मुखिया भी जीतने के बाद 4 गो 5 गो गनमैन लेकर चलता है। इसको तोड़ने के लिए जन सुराज में पहले दिन से आप सुनते हैं प्रशांत किशोर इतना बड़ा व्यवस्था लेकर चलते हैं, सैकड़ों लोग हमारे साथ रहता है वहां टेंट सिटी में, लेकिन इस पूरी व्यवस्था में आज तक आपने किसी एक सिपाही को नहीं देखा होगा हमारे साथ। 2 बरस से हम पैदल गांव-गांव चल रहे हैं, हमारे साथ एक सिपाही भी नहीं चलता है। हम गांव में ही रहते हैं, सरेह में ही सोते हैं और आज तक हमें किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा है। ये आपके मन में भ्रम बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा बाहुबल न हो तो आप राजनीति नहीं कर सकते। अगर आप मुखिया होने के नाते, अगर छोटे ग्राम स्तर के या ब्लॉक स्तर पर नेता होने के नाते आप पर जान का खतरा है तो हमको तो लोग अभी तक तोप से उड़ा देना चाहिए था। हम तो सबके गांव में जाकर लालू, नीतीश, मोदी तीनों को ठोक रहे हैं, हमको तो कोई नहीं है वो पत्थर भी मार रहा है। ये आपके मन में भ्रम बैठा दिया गया है। देखिए, जिसको समाज का नेतृत्व करना है, जिसको भी नेता बनना है, 3 चीज तो आपके पास होना ही चाहिए। पहला चीज, आपको बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए तभी समाज का नेतृत्व कर पाइएगा। दूसरा, आपके अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा हो खराब हो, चरित्र जरूर होना चाहिए। और तीसरा, आप में साहस होना चाहिए। अब बात को पूरा समझिए, अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं तो भी काम चलेगा, अपना बुद्धिमान साथी को बैठा लीजिएगा, अगल बगल सलाहकार बुद्धिमान रहेगा तो काम आपका चल जाएगा। आप देखते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है नेता बन गया, उसके अगल बगल बढ़िया IAS IPS सब बैठ जाता है, बड़े बड़े विद्वान उसको सलाह देते हैं, उसका नेतागिरी चलता है। चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है राजनीति में वो रिलेटिव है। आपका चरित्र खराब है, लेकिन अगर आपसे मेरा बहुत ज्यादा खराब है तो आपका अच्छा लगने लगेगा, तो उससे भी काम चल जाएगा। एक ही चीज है जिसके बगैर राजनीति नहीं हो सकती है, वो है साहस। अगर आपके पास गूदा नहीं है, साहस नहीं है, तो आप समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी समूह का नेतृत्व करना है तो सबसे आगे ही चलना पड़ेगा। ये मानकर चलना पड़ेगा कि गोली लगेगी तो सबसे पहले हमको लगेगी। ये नहीं हो सकता है कि सैकड़ों के समूह में सबसे पीछे आप चलिए, भीड़ में छुपे रहिए, आप फिर सोचते हैं कि नेतृत्व भी हम ही करें। तो आप में अगर वो साहस नहीं है तो आप नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। समाज में बाहुबल का बहुत असर है, इसका ढाल मत बनाइए। दूसरी बात जो लोगों को बताई जाती है, धन बहुत चाहिए, पैसा नहीं है, कैसे राजनीति करें। तो हम आपको बता रहे हैं, इससे भी बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। पैसा जो है ये पेट्रोल के जैसा है। अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा ही लगेगा, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी ही नहीं है तो कितना भी पेट्रोल, पूरा पेट्रोल टंकी भी आपको मिल जाए तो आप पेट्रोल के कनस्तर पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते हैं। सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी जिसके पास जनता का समर्थन है उसके पास कहीं न कहीं से पेट्रोल का, पैसे का जुगाड़ हो जाता है। अगर वोट है तो नोट का जुगाड़ धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन नोट से वोट का गारंटी नहीं है। बहुत लोग कहता है भाजपा को बहुत पैसा है। भाजपा के पास इसलिए बहुत पैसा है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा वोट है। अंबानी के पास भाजपा से 100 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन उनके पास 20 करोड़ वोट का गारंटी नहीं है। दूसरा, आप समझिए, आपको ये क्यों लगता है कि पैसा के बगैर राजनीति नहीं होगा? आप जिन नेताओं को देखते हैं आपको लगता है तो बड़ा बड़ा गाड़ी से चल रहा है, लोग सैकड़ों लोग आगे पीछे चल रहे हैं, इसमें पैसा लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक बार अपने बुद्धि पर जोर दीजिए, जिसको भी आपने नेता आज तक देखा है बिहार में या देश में, जिस दल का हो, जिस विचारधारा का है,
जिस दिन वो आदमी नेता बना, जिस दिन समाज ने उसको नेता बनाया, वो आदमी पैसा वाला नहीं था। लालू जी को जब बिहार में नेता बनाया तब लालू जी टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। जब ममता बनर्जी को बंगाल ने नेता बनाया, ममता बनर्जी करोड़पति की लड़की नहीं थी। जब नीतीश को यहाँ नेता बनाया गया तो नीतीश कुमार किसी धन्ना सेठ के लड़के नहीं थे। मुलायम सिंह, कांसीराम, किसी को देश में जिसको आप नेता मानते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जिस दिन जिस समय कालखंड में उनको नेता बनाया गया तब वो पैसे वाले नहीं थे। नेता बनने के बाद लूट कर पैसा वाला हो गए, वो अलग बात है। तो ये आप भ्रम मत पालिए कि पैसा नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। और तीसरा और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बिहार में, लोग यहाँ पर मर जाएगा लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करेगा, ये भैया जाति से कैसे निपटिएगा? जाति को तो तोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो इसको, इसी का जवाब देकर बात अपनी खत्म करेंगे, फिर आपका सवाल लेंगे। ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि जाति पर ही सब वोट पड़ता है। तो आप इस बात को समझिए, जाति समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है और समाज के अन्य विषयों के जैसा जाति का भी प्रभाव राजनीति पर है। लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। जाति एक सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई नहीं है। अब ज्यादा आदमी इसको मानेगा नहीं, तो आगे जनसुराज इसको कैसे निपटेगा उसको छोड़ दीजिए। पहले इसको क्या हुआ है जातियों को लेकर 20 साल में बिहार में, उसको आप देख लीजिए। 1984 में इसी बिहार में पूरे राज्य में कांग्रेस की बड़ी बहुमत, कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिला। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत बड़ा विजय यहाँ उसको हासिल हुआ। आप लोगों से पूछेंगे कि भाई आप लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं, बताइए कि राजीव गांधी के कांग्रेस को 1984 में बिहार में इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली? ज्यादातर लोग बताएंगे कि भैया वोट राजीव गांधी को नहीं मिला, वो जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसमें लोग जात पात भूलकर सब जाकर कांग्रेस को वोट दिया। इस बात को आप लिख लीजिए, इंदिरा गांधी की मृत्यु और कांग्रेस का जीतना। दूसरा फिर आपसे पूछेंगे कि भैया ये बताइए 84 में तो इंदिरा गांधी का मृत्यु हुआ था, 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाला जनता दल कैसे जीत कर आ गया? बीपी सिंह के जाति के तो 2-3% लोग ही बिहार में रहते हैं। तो आप में से प्रबुद्ध लोग बताएंगे कि भैया वो बीपी सिंह को वोट खाली नहीं पड़ा। बोफोर्स इतना बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार, कि बोफोर्स के नाम पर लोगों ने कहा, भाई साहब नारा बता रहे थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और सब लोग जाकर बीपी सिंह को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे, अच्छा भैया 2014 में बिहार में क्या हुआ? भाजपा को अचानक से इतनी ज्यादा सीट कैसे मिल गई? तो आप बताइएगा भैया भाजपा का बिहार में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो लालू नीतीश ही बड़े नेता हैं, लेकिन 14 में जो मोदी जी का लहर चला तो समझिए कि समाज का हर वर्ग नरेंद्र मोदी के नाम पर जाकर भाजपा को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ? भाजपा को 40 में 39 सांसद कैसे जीत गया? आप में से होशियार लोग बताएंगे भैया 19 में बहुत कांटे का मुकाबला था, एक एक सीट पर लड़ाई था। लेकिन जो पुलवामा हुआ ना, अरे बाप रे बाप, पुलवामा के बाद घर घर से आदमी जाकर मोदी को वोट दे दिया। इन चारों बातों को आप कागज पर लिखिए और लिखकर एक बार पढ़िए। 1984 एक घटना है, एक बड़े नेता की मृत्यु और उस मृत्यु से बनी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 में एक विषय है बोफोर्स भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ बना हुआ लहर। 2014 एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रवाद का मामला और उससे बनी हुई लहर।
ये आपको क्या दिखाता है? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई विषय, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, पीछे करता रहा है। अब बीच में कई चुनाव का आपको हमने उदाहरण नहीं दिया। आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? इसलिए कि बीच के कई चुनावों का हमने जिक्र नहीं किया, 4 ही का किया। तो जब समाज में ऐसी चुनाव के समय कोई विचार नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई घटना नहीं, तो पत्रकार कहता है कि चुनाव लोकल मुद्दा पर हो रहा है। तो समाज को ये लगता है कि दोनों लड़ने वाला तो एक जैसा दिख रहा है, तो चलो भाई अपने जाते वाले को दे देते हैं। तो जिसको आप कहते हैं लहर नहीं था, लहर वाला इलेक्शन नहीं था। इसमें बहुत सारे लोग पत्रकार बैठे, न मानेंगे, कहेंगे ना ये तो लोकसभा का न उदाहरण दिए थे, विधानसभा में तो जाते चलता है। तब आप विधानसभा का एक उदाहरण सुन लीजिए। 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन को बिहार में 206 सीट आया। तब भाजपा में नरेंद्र मोदी की इतनी चलती नहीं थी, तब भाजपा में सुशील मोदी थे, नरेंद्र मोदी नहीं थे बिहार के नजरिए से। नीतीश जी के नाम पर भाजपा के साथ उनको 206 सीट आया। सामने से मुकाबला था लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस, तीनों एक साथ थे, फिर भी एनडीए को 206 सीट आया। वही गठबंधन फिर 2020 में चुनाव लड़ा विधानसभा का। इस बार नीतीश बाबू के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी ताकत थी, अमित शाह भी थे, भाजपा का बढ़ा हुआ प्रभाव भी था, राम मंदिर भी था, सब था। और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी थे। कांग्रेस भी 2009 के मुकाबले कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल भी उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद उस गठबंधन को 125 सीट आने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाला सब जाति चला गया बिहार छोड़कर? नहीं, ये इसलिए फर्क हुआ कि नीतीश बाबू के पहले टर्म को बिहार के सामान्य लोग मानते हैं कि पहले 5 साल बहुत अच्छा काम हुआ था। तब काम भी था और जातियों का समीकरण भी था, तो 206 सीट जीते। और जब 2020 में चुनाव लड़ने आए तो काम नहीं था, खाली जाति का समीकरण था, तो 125 सीट भी नहीं आया। लोग इससे भी नहीं मानेंगे ना भैया, तो विधानसभा है, गांव गांव में तो पड़ता ही है कि जात के नाम पर वोट। तो आपको एक अंतिम आंकड़ा दे रहे हैं। पिछले चुनाव में बिहार में 82% मुखिया लोग चुनाव हारे हैं और करीब करीब 90% वार्ड सदस्य चुनाव हार गया। क्यों हारा? ये नल जल में जो घोटाला हुआ, घर घर में जो चर्चा हुआ कि नल जल में बड़ा घोटाला हुआ है, इसके वजह से 90% वार्ड सदस्य और 82% मुखिया लोग चुनाव हारे। अगर सिर्फ जाति ही फैक्टर होता, पैसा और मुर्गा भात ही फैक्टर होता, तो 80% सिटिंग मुखिया चुनाव हारता कैसे? कैसे हारता आप बताइए। और एक अंतिम बात समझ जाइए, मान लीजिए कि हमारे कितना भी कहने पर आप नहीं मानते हैं, आपको लगता है ना भैया वोट तो जाते पर पड़ेगा, तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपको राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना है तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ सुधर जाए तब आप आइएगा नेतागिरी करने। जाति न रहे, धन बल न रहे, बाहुबल न रहे, तब आएंगे। अरे भाई, तो न जाति कभी खत्म होगा ना कभी आप राजनीति में आइएगा। और अगर कोई राजनीति में, अगर समाज से कोई जाति खत्म कर दे तो फिर आपकी जरूरत क्या है? उसी आदमी को नेता रहना चाहिए। अगर किसी के प्रयास से धन बल बाहुबल का प्रभाव खत्म हो जाए तो उसी आदमी को समाज का नेतृत्व करना चाहिए। आपको क्यों होना चाहिए? आप जो घर में बैठे हैं सोच रहे हैं कि सब सुधर जाएगा तब चलेंगे, तो जब सब सुधरिए जाएगा तो आपके आने की जरूरत क्या है रे भाई? तो ये भ्रम मत पालिए। अगर आपको काम करना है, समाज का नेतृत्व करना है,
छोटे बड़े जिस रोल में भी करना चाहते हैं, तो समाज की जो कमियां हैं और समाज की जो ताकत है, दोनों को समझकर उसका समायोजन करके ही आपको उसका नेतृत्व करना है। समाज एकदम अच्छा हो जाएगा तब हम राजनीति करने आएंगे, ऐसी सोच रखना ठीक नहीं है। अब 2-4 लोगों ने सवाल किया जन सुराज के में कार्यकर्ताओं के स्थान पर, तो भाई हम लोग की हालत ये है, मास्टर साहब आप तो गोपालगंज में संगठन के मुखिया रहे हैं, बस स्टेशन पर आप देखे होंगे, बस में जब आदमी बैठता है, आप दौड़ते दौड़ते आते हैं, आपको लग रहा है कि बस खुलने वाला है, तो आप दौड़ते दौड़ते आए और कहे भाई 2 मिनट और रुक जाए, बस पहुंच जाएंगे। जैसे ही बस में आप बैठे कि अब तुरंत कहते हैं भाई जल्दी बढ़ाओ, अब उसमें धक्का, कंडक्टर 4 आदमी और बैठा रहा है और आप कंडक्टर को गलिया रहे हैं, ये कितना बैठाओगे भाई, अब जल्दी बस खोलो यहां से। तो जो आदमी जनसुराज में आ गया पहले, अब वो सोच रहा है कोई ना आए, पहले जल्दी खोलो बस। आज जो बाहर है वो सोच रहा है भैया 2 मिनट रोक के रखो भैया, पहुंच रहे है ना। बस में होता है ना, हम लोग बैठ जाते हैं, बैठने के बाद कंडक्टर जहां 5 गो आदमी और बैठाया, ए भाई कितना देर रखोगे, बढ़ाओ जल्दी, इतना धक्का कर रहे हो, तो आपको सीट मिल गया तो आप सोच रहे हैं दूसरा कोई ना आए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि आप बस में सीट पर पहले बैठे हैं, जो आएगा उसको सीट तो न मिलेगा, उसको खड़ा रहना पड़ेगा, कोई किसी को लटक के जाना पड़ेगा, लेकिन आप चाह रहे हो लटके भी मत, वो बस में बैठे ही नहीं, बस खोलिए बस तुरंत। तो मेरे भाई वो नहीं होने वाला है। आप पहले आए हैं, आपको सीट, आपको जगह मिली हुई है, अगर आप उस पर उंघाइएगा नहीं तो आपका कोई लूट कर भागेगा नहीं। आपका सीट सुरक्षित है, लेकिन आप सीट पर बैठे फिर चले जाइएगा टहलने घूमने, तो कोई बैठिए जाएगा आके। तो सीट पर जब बैठ गए हैं तो उसको घेरे रखिए, ना तो धक्का होने वाला है। पहले दिन से कह रहे हैं कि धक्का बढ़ने वाला है, तो धक्का बढ़ने वाला, बैठे हुए आप आराम से खिड़की पर बैठ के हवा मजा लीजिए, जो धक्का कर रहा है उसको करने दीजिए, घबराइए नहीं। गमछा जो रखा है, गमछा लोग लूट के भाग गया, लोग बैठ गया वहां, बहुत आदमी पहले गमछा रखा है। यहाँ पर भी जो लोग आए हैं, आप बिहार को सुधारने आए हैं, ऐसी बात नहीं है, अपना पीठ मत ठोकिए। बहुत आदमी कहता है प्रशांत किशोर 2 साल से पैदल चल रहा है, इससे प्रभावित होकर आए हैं। अरे मेरे भाई, हम इतना बेवकूफ दिखते हैं आपको? हमको नहीं मालूम है कि आप कहे आए हैं? अरे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, कोई ना आने वाला है। ये भाई साहब कह रहे हैं पीछे खड़ा होके कि लोग पूछता है कि अलग अलग दल में काम किए हैं, इन पर भरोसा कैसे किया जाए, इनका अपना विचारधारा क्या है। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, वो 10 बरस काम किए हैं तभी आप यहाँ आए हो, न तो हम पैदल जब चलते हैं तो ऐसे ही प्रबुद्ध लोग, समझदार लोग अपने दुकान में, गाड़ी में, घर में बैठ के हंसता है, ये पैदल चल रही से कुछ होगा बिहार में, ना होगा कुछ। तो फिर बगल में कोई बैठाता है, ये भाई इसका नाम प्रशांत किशोर है, ये आदमी है बहुत चालाक आदमी, अगर घूम रहा है तो कुछ सोचिए कि आया होगा। तो उसको फिर पता, अच्छा वही है प्रशांत किशोर वाला जो मोदी को जिताया था, वही वाला। अच्छा भाई चलो एक बार हमको भी मिला दो। आता है हमारे यहाँ गमछा फेंकने, रात में हमको कहता है भैया पूरा आपका जो यात्रा वहां गया ना, हम नहीं थे, अपना सब लोग को लगा दिए थे आपके साथ। सब लोग भैया बोले थे एक आदमी को कि आपका यात्रा में सहयोग करे, हमको मालूम है वो कुछ नहीं किया है, वो गमछा फेंकने आया है। इसलिए आया है कि उसको मालूम है कि यही प्रशांत किशोर है। कल होकर अगर व्यवस्था कहीं पलट दिया तो ना दुकान बचेगा ना दौरी बचेगी। तो सोचता है चलो इधर गमछे डाल दे, पहले है वो वही भाजपा में, है वही राजद में,
रहेगा जदयू में, अभी वहां सरकार में है, पैसा वैसा कुछ कमा रहा है, उसको छोड़ के जदयू हमारे पास काहे आएगा? लेकिन उसको डर है कि ये प्रशांत किशोर है, ये 10 बरस इस आदमी ने काम किया। हमारी पहचान क्या है? हम किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तो लड़के हैं नहीं। हमारी पहचान यही है कि जिस काम को करते हैं उसको बहुत ईमानदारी और शिद्दत से करते हैं, इसीलिए नहीं हारते। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं कि हमको मालूम है कैसे चुनाव जीतना है। हम चुनाव इसलिए जीतते हैं कि हमको मालूम है, हमारे माता पिता गुरुओं ने सिखाया है कि जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कीजिए। बिहार में लोग नहीं माने, हमने चलना शुरू किया, लोग कहे तो बिजनेसमैन है, कितना दिन चलेगा। आप जैसे कह रहे हैं इसको तो दूसरा दल वाला दे देगा, चला जाएगा। लेकिन जब 2 बरस से चलते ही जा रहे हैं तो जो मेरा आलोचक है वो भी कहता भैया कुछो कहो, चल तो रहा ही है, चल तो रहा ही है भाई, इसको तो नहीं इनकार कर सकते हो। अब आदमी क्या कह रहा है कि ना बात तो ठीक है कह रहे हैं, होगा नहीं बिहार में। आदमी शुरू में कहा ये कौन है, अब क्या कह रहा है कि ना बात तो ठीक कह रहे हैं लेकिन बिहार में हो जाए तब ना। फिर आदमी कहता है जो हमारा समर्थक है कि अगर होगा बिहार सुधरेगा तो यही जनसुराज से ही सुधरेगा। यहां तक लोग आ गए हैं, अगर सुधरेगा तो जनसुराज ही सुधार सकता है, यहां तक लोग आ गए हैं। अभी 15 महीना बाकी है, काहे के लिए घबरा रहे? ये आपको लग रहा है कि साले भर के बाद चुनाव है। आप लोगों को याद दिला देते हैं, मोदी जी 2013 जून में, डायरी में नोट कर लीजिएगा, जून 2013 में मोदी जी को अभियान समिति का हेड बनाया गया। अक्टूबर 2013 में प्रधानमंत्री का चेहरा बताया गया और मार्च 2014 आते आते सोते जागते उठते बैठते आपको मोदी 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 ही दिख रहा था। तो अभी जनसुराज दल 2 अक्टूबर को बनने दीजिए, 6 महीना में जहां खड़ा होगे जनसुराजे दिखेगा, बैठोगे जनसुराजे दिखेगा, सोओगे जनसुराजे दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखने वाला। अभी हमने प्रचार शुरू ही नहीं किया, अभी तो पैदल चल रहे हैं, दल बनाए ही नहीं। अरे जिस काम के लिए आप हमको जानते हैं उसके लिए तो दल बनाना ना पड़ेगा, तो दल पहले बन जाने दीजिए। अब फिर 2 तारीख से देखिएगा कि चुनाव प्रचार कैसे होता है। जो हमारे समर्थक लोग हैं, शुभचिंतक है, वो कहता है कि भैया बातचीत तो चल रहा है लेकिन 10 में 5 गो 6 गो आदमी आजकल जनसुराज के बारे में जानता है। तो हम कहते कितना जानता है? कहते 5-6 आदमी जानता है भैया, 4 गो 5 गो अभी वो नहीं जानता है। तो हम कहते तो हम तो लोग तो जीत जाएंगे इतना से। कहता कैसे? तो मेरे भाई चुनाव जीतने के लिए तो 10 में 3 आदमी का वोट चाहिए। मोदी जी को कितना वोट आया है? 36%। 36 कितना हुआ? 10 में 3। 2014 में मोदी जी को 31% वोट आया था, मतलब 10 में 3 आदमी अगर वोट दे दिया तो चुनाव जीत गए। अब आपको समझे में नहीं आ रहा है। हम बंगाल में चुनाव कर रहे थे दीदी का, तो मेरे जो मित्र दोस्त हैं, तो जो भी गया बंगाल बोला भैया 200 सीट जीत रहा है भाजपा। हम लोग को भी चिंता होती है। उसको बोले अच्छा जाओ जरा पत्रकार हो, देख कर आओ कैसे तुमको लग रहा है कि 200 सीट आ रहा है। तो गया, 2 दिन घूम कर आया, बताया बिल्कुल ठीक बात है, भाजपा को 200 सीट आ रहा है। कैसे? बोला जिससे मिले सब भाजपा नामे ले रहा है खाली। हम बोले कितना लोग से मिले? अरे भैया पूछो मत, 100 से मिले होंगे तो सब का सब भाजपा बोल रहा है। हम बोले किससे मिले? हिंदू से मिले, मुसलमान से मिले, किससे मिले? बोले ना मुसलमान बस्ती में नहीं गए थे, मुसलमान तो आप लोग को दे ही रहा है, हिंदू को चेक करने गए थे। पत्रकार लोग यही कहता ना, चेक करने गए थे हिंदू किसको दे रहा है, अति पिछड़ा किसको दे रहा है। तो बोला अच्छा क्या पाए? बोला कि 100 में समझिए 70 आदमी, 100 में 70 आदमी जो हिंदू है वो भाजपा में वोट भाजपा को, ये बंगाल में वोट भाजपा को कह रहा है। तो हम कहे एकदम ठीक है डेटा ही, बिल्कुल एकदम जांच लिए, एक भी, हम तो आपके अपने आदमी हैं, गलत काहे बोलेंगे।
तो हम बोले बस ठीक हो गया, 200 सीट हम लोग जीत जाएंगे। बोला ये कैसे? तो हम बोले भैया हमको 10 में 3 को हिंदू चाहिए। 10 में 3 हिंदू अगर बंगाल में आपको वोट दिया तो आपका वोट हुआ 21%, 28% मुसलमान दे रहा है तो कितना हुआ 49, जीत कर आ गए घर। आपको लग रहा है आप जाके गणित बतिया रहे हैं वहां पर कि भैया सब तो आदमी भाजपा को दे रहा है। इंफॉर्मेशन वही है, उसको प्रोसेस करने का तरीका अलग है। आपने ठीक प्रोसेस किया कि 10 में 7 हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है, उसके आधार पर आपने आकलन किया कि भाजपा को 200 सीट आएगा। हम आकलन करके बता रहे हैं कि 10 में अगर 3 हमको दे रहा है तो हमको 200 सीट जीतने के लिए इतना ही वोट चाहिए और जीत कर उतना ही आए। उतना ही 49% वोट टीएमसी को आया है। तो घबराइए नहीं। अब आप लोग जो जुटे हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ मत कीजिए तो अपने इर्द गिर्द 100 अपने जैसे प्रबुद्ध लोगों को बिहार के इस सुधार के अभियान में जोड़िए, उसके प्रवक्ता बनिए, इसके ध्वजवाहक बनिए, इसमें जिम्मेवारी लीजिए। खाली ड्राइंग रूम में बैठकर बात करने से नहीं होगा। एक अंतिम बात, कई लोग आप में से पैसे वाले लोग हैं। समाज में बिहार में किसी के पास पैसा तो है नहीं, लेकिन बिहार के नजरिए से पैसे वाले हैं। हम अक्सर कहते हैं बिहार में पैसा किसी के पास नहीं। जिसके पास बिहार में 100 करोड़ रुपया आ गया, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि धरती पर रहे कि आसमान में उड़े। 100 करोड़ रुपया जिसके पास आ जाए, उसको पता ही नहीं है कि उसको धरती पर आना है कि आसमान पर उड़ना है। तो हम अक्सर कहते हैं भैया 100 करोड़ रुपया अपना जमींदारी बेच के ले जाओगे बॉम्बे तो एगो 100 करोड़ में फ्लैट भी नहीं खरीदाएगा। तो ये बिहार की दुर्दशा है। तो पैसा वाला तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन जो सामान्य परिवार हैं, खाने पीने रहने अच्छा जुगाड़ हो गया है। आपको अगर ये लगता है कि बिहार का कुछ भी हो, हमरा तो ठीक है, हमारा लड़का तो बंगलोर में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, वहां से नौकरी इन्फोसिस में TCS में मिल गया है, तो आपको ये बता दें कि आपकी दुर्दशा गरीब के मुकाबले ज्यादा है। गरीब का जो लड़का है वो मजदूरी करने के लिए गया है, उसका जब शरीर थकेगा वो वापस आ जाएगा। आज नहीं आएगा, 20 वर्ष के बाद आएगा, रहेगा इसी गांव में, गांव छोड़कर जाएगा नहीं, उसको कहीं ठिकाना ही नहीं है। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं, जो नौकरी करने बाहर चले गए, आप लिख के रख लीजिए, आप जितना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, जो घर बनवा रहे हैं, आपके बच्चों को के हाथ लगने वाला नहीं है। क्योंकि आपका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करके वापस बिहार में आने वाला नहीं है। आप हम लोग की दशा देख लीजिए। हम लोग के घर में एक देखिए बैठे हुए हमारे गांव के एक आदमी केदार जी हमारे घर पे रहते हैं। हमारे बाबूजी लोग बहुत बड़ा घर बनवाए हैं, एक सासाराम में बनवाए, फिर बक्सर में बनवाए, यहाँ मेरा बेटा रहेगा, यहाँ पतो रहेगा। घंटा वहां दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा हुआ। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा। अगर बौद्धिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, किसी भी नजरिए से आप भगवान की दया से समाज में आगे हो गए हैं, तो आपकी ये महती जिम्मेवारी है कि जो लोग समाज के पीछे छूट गए उनके लिए कुछ न कुछ कीजिए। अपना पेट भर लीजिए, लेकिन अपना पेट भरने के बाद किसी एक आदमी जिसको कि आप खाना खिला सकते हैं उसकी चिंता न करना मानवता नहीं है। इसलिए अगर आप अपने आप को प्रबुद्ध बताते हैं, अपने आप को सक्षम समझते हैं, सक्षम सिर्फ पैसे से नहीं, अगर आप दिमाग से, शरीर से, सामाजिक स्तर पर सक्षम हैं, तो आपकी हमारी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। और अगर नहीं कीजिएगा तो आप ये मान कर चलिए कि आपका भी भविष्य उज्जवल नहीं होने वाला है। करना ही है, खाली बात करने से नहीं होगा, सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 बरस के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप और हम प्रयास नहीं करेंगे, आज या 10 बरस के बाद प्रयास नहीं होगा,
तो कोई तमिलनाडु दिल्ली से आकर बिहार की चिंता नहीं करेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। महिला सशक्तिकरण बिहार में सिर्फ कानून बना देने से महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति नहीं सुधर सकती है। तो ये तुरंत वाला जो आंसर है, महिलाओं की स्थिति तब सुधरेगी जब उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जो क्राइम के बारे में बताया जाता है ये रिपोर्टेड क्राइम है। जो घरों में महिलाओं के साथ हो रहा है वो तो आपको हमको पता भी नहीं चल रहा है। और 2/3 से ज्यादा जो महिलाओं पर क्राइम होता है वो अनरिपोर्टेड है। वो तब सुधरेगा जब महिलाओं की शैक्षणिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर काम किया जाए। 7% से कम महिलाएं ही बिहार में ग्रेजुएशन कर रही हैं, सिर्फ 7%। 80% भले साक्षर है, लेकिन सेकेंडरी टर्सरी लेवल पे ड्रॉप आउट इतना है कि 100 में 7 बच्चियां ही ग्रेजुएशन तक पहुंच पा रही हैं। जब तक आपकी शैक्षणिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, मजबूती वहां नहीं आएगी, तब तक सिर्फ कानून बना देने से, 4 रेप की घटनाओं पर टिप्पणी करने से, धरना प्रदर्शन करने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। ऐसा हम लोग जन स्वराज में मानते हैं। बाकी अगर आपका कोई सुझाव होगा तो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी भी कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं क्या? माइक जा रहा है, अब तक माइक जा रहा है। हेलो 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 आ रही है? हाँ, थोड़ा शांति, धैर्य रखें। धैर्य का परिचय दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम विकास सिंह है। मैं करेगर विधानसभा से आता हूँ और हमारी आपकी मुलाकात बहुत पुरानी है। मैं 2018 में दिल्ली में यूथ इन पॉलिटिक्स, उस समय से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। इन एंड आउट, बीच में बहुत सारी बार बात भी हुई है। तो सवाल ये है कि जैसे अभी हम लोग ये विचार मंच का गठन किए हैं, यहाँ के लोकल लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोग पलायन कर गए आज वो भी बहुत उम्मीद से देख रहा है बिहार की तरफ, तो उन लोगों को भी इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाए? अगर उनकी जगह अगर आप कुछ बनाएं नॉन रेजिडेंट बिहारी के लिए, जो 50 लाख से ज्यादा बिहारी बिहार से बाहर रह रहे हैं, वो अपने अपने सिटी में, अपने अपने शहर में जन स्वराज का चैप्टर बना रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, 26 अलग अलग देशों में लोगों ने जन स्वराज ओवरसीज बनाया है। 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो आपको उन देशों से आए हुए वो बिहारी भी दिखेंगे जो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक वहां पर जन स्वराज की संस्थाओं का गठन कर रहे हैं। पहली बार बिहारी ब्रदरहुड के नाम पर, बिहारी होने के नाम पर एक साथ, इससे पहले तेलुगु संगठन है, गुजराती संगठन है। पहली बार जन स्वराज के आने के बाद से पूरे दुनिया में 26 देशों में जेएसओ जन स्वराज ओवरसीज का संगठन बना है। और जो देश के जो 10 बड़े शहर हैं जहां पर 5 लाख से ज्यादा बिहार के लोग रहते हैं, वहां पर जन स्वराज का विधिवत संगठन बनाकर अभी घोषित किया जा रहा है। हेलो, हाँ प्रशांत जी। हाँ, सीधा प्रश्न कीजिए। प्रश्न कीजिए, प्रश्न कीजिए। कान खुला है, सुनिए। हाँ बोलिए। मैं आनंद मेरा नाम हुआ और मैं पूर्वी चंपारण से हूँ, हिंदुस्तान समाचार। मुझे जानना है प्रशांत जी कि जो मूल कारण है बिहार के राजनीति में और या भ्रष्टाचार का, कि अशिक्षा और अशिक्षित लोग ज्यादातर चुनाव जीत कर आ जाते हैं, तो क्या जन स्वराज शैक्षणिक अर्हताएं तय करेगी क्या? नहीं, पहली बात तो आपका ये भ्रम है कि अशिक्षित लोगों की वजह से बिहार में गलत लोगों का चुनाव हो रहा है। ये भ्रम मत पालिए। शिक्षा का चुनाव में बेहतर वोटर या नेता होने से कोई सीधा सरोकार नहीं है। शिक्षा आपको अगर मिली है, औपचारिक शिक्षा, तो उसका इतना ही फायदा है कि किसी भी जानकारी को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को आप बेहतर तरीके से
प्रोसेस कर सकते हैं, उसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन शिक्षित होने मात्र से आप बहुत बड़े समझदार विद्वान हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस देश में मनमोहन सिंह जी को सबसे बड़ा अर्थशास्त्री लोग मानते हैं। मनमोहन सिंह जी अपने जीवन में सिर्फ एक ही चुनाव लड़े और वो लोकसभा का चुनाव हार गए। हराने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता था। महत्व का बात वो नहीं है। महत्व का ये बात है कि वो चुनाव कहां से हारे। चुनाव हारे दक्षिण दिल्ली से, जो कि देश का सबसे ज्यादा शिक्षित और प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा धनी जो लोकसभा क्षेत्र है वो दक्षिण दिल्ली है, जहां 100% लोग पढ़े लिखे और पैसे वाले हैं। वहां पर लोगों ने मनमोहन सिंह को हरा दिया। अगर मनमोहन सिंह झंझारपुर से हार जाते तो लोग कहते वहां तो सब अनपढ़ था, बुझाया नहीं, इतने बड़े अर्थशास्त्री को हरा दिया। शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब इस देश में आजादी से पहले, आजादी के समय देश में साक्षरता का दर था 18%, मतलब 82% जनता देश में निरक्षर थी। तो 82% निरक्षर समाज ने किसको नेता चुना? गांधी को, नेहरू को, पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, मौलाना आजाद को। और आज पेपर पर ही सही, लेकिन हम लोग 80% साक्षर देश हैं। और आज हम और आप किसको नेता चुने हैं, आप देख लीजिए। तो ये दोष मत दीजिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो गलत चुनाव कर रहे हैं। घर देहात गांव में भी हम लोग कहते हैं कि हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत समझदार महिला थी। लड़का को पढ़ा लिखा कर बढ़िया तो कर दिए हैं, लेकिन एकदम इडियट है, लंपट है, कुछ नहीं बुझाता है। तो पढ़ाई से समझदारी का सीधा सरोकार नहीं है। अगर आपके पास साधन व्यवस्था है, आपकी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ लेने मात्र से आप बहुत समझदार हो जाइएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जन सुराज में शिक्षा कोई क्राइटेरिया बनेगा कि नहीं, ये अभी चर्चा चल रही है। संविधान सभा की जो 1000 बैठकें होनी हैं, उसमें करीब 200 बैठकें हुई हैं। एक एक प्रखंड में जाकर लोगों से पूछा जा रहा है। एक बार उसका निर्णय आने दीजिए। संभव है कि कुछ क्राइटेरिया हो, संभव है कि न हो, ये लोगों के जनमत पर निर्भर है, हमारा निर्णय नहीं है। हेलो, मैं कटिहार से बोल रहा था, मनोज कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता हूँ। मैं कह रहा था कि बिहार के तरफ झारखंड में अधिवक्ता के लिए वित्तीय सहायता दी गई है और बहुत सारा योजना भी दी गई है अधिवक्ताओं के लिए, झारखंड सरकार ने दी है। लेकिन आपकी सरकार आएगी तो इसमें अधिवक्ता के लिए, बिहार के लिए कुछ सहायता, वित्तीय सहायता मिलेगा या नहीं? और देश के आंदोलन में हमारे अधिवक्ता जो देश को आज़ाद कराए, आज तक अधिवक्ता के लिए कुछ नहीं हुआ। सरकार जो भी पिछली सरकार मिली, कोई भी आज तक कोई अधिवक्ता के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग जिसके प्रति अन्याय होता है उसका केस रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, उसी का फीस भी लेते हैं, उसी से आपका जीवन यापन भी कर रहे हैं और अपना केस भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या दुर्दशा है अधिवक्ताओं की, तो बताइए। आप लोग समाज का ठेका लिए हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय होगा तो हम तुमको न्याय दिलाएंगे, और अपने न्याय के लिए हमारे पास आ रहे हैं। सर मैं अमिताभ। बिल्कुल ठीक है सर। मैं जी जी सुन रहे उससे और अधिवक्ता क्या संपर्क है? मैं अमिताभ कुमार। अरे इनको बोलने दीजिए भाई।
पूछने की लड़ाई लड़ता है तो अधिवक्ता की औकात है, स्वयं अधिकार देने की क्षमता रखता है। किसी सरकार और प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। इतना एजिटेटेड होके काहे बोल रहे हैं? ठीक ठीक ना, ये साहस होना ही चाहिए। हाँ ठीक ठीक। इसी अधिवक्ताओं की जो जितने देश में बड़े स्कूल हैं, NLU बेंगलोर है, नलसार है हैदराबाद में, हार्वर्ड कैनेडी में अधिवक्ता बनाने का ट्रेनिंग करने का भी स्कूल है। हम लोग जाते हैं वहाँ बोलने, भगवान ने अवसर दे दिया, लोग बुलाते हैं वहाँ बोलने जाते हैं। तो बात तो यही बताई जाती है कि अपनी बात को आप बहुत मजबूती से बिना उत्तेजित हुए भी रख सकते हैं। तो अधिवक्ताओं में अधिवक्ता बैठिए ना, ठीक है, कटाक्ष नहीं किया, आपको समझ में नहीं आया, कटाक्ष नहीं किया, आपको ये बताया कि आप हमारे जैसे साधारण अदना आदमी से क्यों मांग रहे हैं। आप तो अपने न्यायालय कार्यालय में बैठकर, अगर शहर में सबसे ज्यादा कहीं भीड़ आती है तो कचहरी में आता है। आदमी गांव देहात जाता है, कहता है कचहरी कहाँ है। तो आप तो इतने लोगों से आप लोग मिल रहे हैं, आपकी इतनी ताकत है, अब फिर भी किसी भी न्यायालय में पेड़ से आज तक झोपड़ी नहीं बना, और आप लोग की विद्वता भी है, आपकी क्षमता भी है, साधन भी है, आपने आजादी से पहले योगदान भी किया, बाद में भी किया, बड़े बड़े लोगों को आप लोगों ने जिताया भी है। फिर भी अगर नहीं हुआ तो बैठकर ये चिंतन करने में कोई कमजोरी नहीं है कि भाई कुछ तो गलती हो रहा होगा, तभी हम लोग का ये दुर्दशा है। अधिवक्ताओं की स्थिति आप पहले तय कर लीजिए क्या है, कहे अच्छी है कि खराब है। हमारी नजर से तो बहुत खराब है। अच्छी है तो बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, फिर तो दिक्कत है। चलिए ठीक है, सुनिए, देखिए आप ऐसा है कि अगर सुनिए अगर 100 हम नहीं मित्र सुनिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार के अधिवक्ताओं की हालात और दुर्दशा जो है वो सब लोग जानते हैं। ये प्रशांत जी ने ठीक ही कहा, प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि जो आजादी की भूमिका में देश को आजाद करवाया, इतने बड़े समाज को नेतृत्व भी करता है, लेकिन सत्ता से आज तक इसको कुछ नहीं मिला। इसका वजह और कोई नहीं है, हम अधिवक्ता जिम्मेदार हैं। इसको चिंतन कीजिए, इस गलत बात नहीं कहे, रही भावना में आकर के कुछ इनको कह दीजिए। ये तो कल आएंगे सत्ता में, उम्मीद करेंगे हम भी अपनी समस्या इनके निगाह में देंगे, ये अलग बात है, लेकिन अधिवक्ता की स्थिति दुर्दशा है। हेलो, मेरा नाम दो जाइए, शांति से रहिए, सभी लोग बैठ रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। सर, धन्यवाद।